हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज हम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री या फिर इससे बोलते हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज केमिस्ट्री के हर चैप्टर के अंदर या मैक्सिमम चैप्टर के अंदर मोल का जो टर्म है यूज होने वाला है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मोल। देखिए, मोल जो होता है बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। एंड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का मतलब किसी भी पार्टिकल का जो कलेक्शन है और वो जो नंबर होना चाहिए, दैट नंबर शुड बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो व्हाट इज मोल, देखिए तो मोल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। कुछ भी चीज का जो कलेक्शन है दैट विल बी दी मोल। सो हम इसे बोल सकते हैं एटम, आयंस, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। इन सब का जो कलेक्शन है दैट विल बी कॉल्ड मोल, राइट। अगर मैं वन मोल को डिफाइन करूं तो हम इसे बोल सकते हैं वन मोल क्या होता है, हम बात करेंगे। देखो वन मोल क्या हो जाएगा, वन मोल के अंदर हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एक मोल उतना अमाउंट होता है या उस मोल के अंदर उतने पार्टिकल होते हैं जितने एटम 12 ग्राम C12 आइसोटोप के अंदर होते हैं। C12 मतलब कार्बन का जो 3 आइसोटोप होते हैं उसके अंदर जो C12 दैट इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, उसके 12 ग्राम के अंदर जितने एटम होने वाले हैं that will be equal to 1 मोल के अंदर उतने पार्टिकल हो जाएंगे, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल contains the same number of particles which are atoms present in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो कार्बन जो है उसका C12, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप है C12, C13 और C14। C12 जो है मोस्ट अबंडेंट है, उसके 12 ग्राम के अंदर जितने एटम्स होने वाले हैं उतने एक मोल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। और वो जो नंबर आने वाला है वो नंबर होता है, देखिए 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, दैट इज 6.023 या फिर किसी बुक्स में 6.022 भी लिखा हुआ है, into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या एंटिटीज हम बोल सकते हैं। कितनी एंटिटीज, इतने पार्टिकल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हमारे पास होने वाले एक मोल के अंदर, राइट। और ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए के थ्रू। एन ए दैट इज एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 या 6.023 into 10 to the power 23। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि 12 ग्राम जो लिया हमने C12 का, तो कोई भी जो एटम होता है उसको उसका जो मास मेजर करने के या उसका जो वेट मेजर करने की जो यूनिट्स होने वाले हैं वो कौन कौन से हम जनरली यूज करते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है कि AMU, एएमयू बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर लिखा होता है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एटॉमिक मास यूनिट, इट इज एएमयू। और अभी लेटेस्ट उसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू दैट इज यूनिफाइड मास। देखिए एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम का मास मेजर करने का जब भी हमारे पास क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको इस यूनिट में लिखने वाले हैं एएमयू या फिर यू, मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ वन एटम। एंड वन एएमयू की अगर मैं बात करूं तो वन एएमयू जो होता है बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं, जैसे मान लो कार्बन 12 का एक एटम अगर है उसका मास कितना होगा 12 एएमयू, तो उसका अगर मैं 1/12 कर दूं तो 12 एएमयू का 1/12 हो जाएगा
1 AMU। तो 1 AMU को हम डिफाइन करते हैं, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, या कार्बन का जो आइसोटोप है उसका एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12 कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। अगर मान लो मैं इसको ग्राम में लिख रहा हूँ, एक एटम के मास को ग्राम में लिख रहा हूँ, तो हम बोलते हैं एक्चुअल मास ऑफ एटम, राइट। तो अगर मैं AMU में लिखूंगा तो कितना होगा, 12 AMU, तो 12 कैंसिल आउट होगा, 1 AMU के बराबर होगा। अगर इसका जो मास है एक एटम का, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू जो कैलकुलेट किया गया है वो हमारे पास है, दैट इज 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना मास होता है। अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दो, इस नंबर को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर आएगा दैट विल बी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होने वाला है। अब ये जो नंबर है अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 1 डिवाइड बाय Na अगर मैं करता हूँ, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इसको 1 डिवाइड बाय दिस करते हैं तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो किसके बराबर आएगी, 1.66 इंटू 10⁻23। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो नंबर होने वाला है that can be equal to 1/Na ग्राम। अगर 1/Na ग्राम करेंगे, 1/Na करने वाले तो वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1/Na ग्राम के इक्वल। तो बहुत सारे क्वेश्चन में अगर आपसे एक एटम का मास अगर पूछा है इन AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, तो आंसर विल बी, सपोज मैंने पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो आंसर विल बी 1 AMU। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर विल बी 16 AMU। या अगर मुझसे पूछ लिया है कि एक एटम के मास को उनको ग्राम में एक्सप्रेस करना है, या फिर आपको बोल दिया व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो जब भी एक्चुअल अगर पूछा जाएगा तो AMU को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, ग्राम में। इट मींस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 16 AMU है तो 16 इंटू 1/Na कर देंगे, तो हमारे पास, या फिर 1/Na की बजाय आप 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास हो गया एटॉमिक मास यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर सिंपली एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, तो रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जैसे मान लो मुझे किसी भी एक का मास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे एटम, दैट विल बी रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर निकालना है तो किसी भी टर्म का रिलेटिव एटॉमिक मास या किसी भी एलिमेंट के एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उस एटम का मास अपॉन हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं यहाँ पर, कार्बन 12, क्योंकि जितने भी एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल में मेंशन है वो सभी के मास जो है C12 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए। सबसे पहले डॉल्टन ने जो है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन लेटर ऑन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, हाइड्रोजन को फिर स्टैंडर्ड मानना उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड लिया गया था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए थे, तो उसको फिर से स्टैंडर्ड मानना बंद कर दिया। तो बाद में हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया यूपीएससी ने, दैट इज कि हम कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, और उसके विद रिस्पेक्ट या उसके रिस्पेक्ट में जो है हम सभी एलिमेंट या एटम का जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने वाले, राइट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जिसका निकाला दैट इज मास ऑफ 1 एटम, जिसका निकालने वाले हैं डिवाइडेड बाय किसका हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप।
तो C12 आइसोटोप का 1/12 अगर आप कर रहे हैं, देखिए बेटा 1/12 अगर मैं इसका करूंगा तो ये जो टर्म है अभी हमने डिफाइन किया था किसके बराबर आता है 1 AMU। और यहाँ पे भी हम एक एटम का मास जो लिखते हैं तो उसके लिए यूनिट क्या होगी AMU। तो AMU एंड AMU गेट कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास की जो कोई यूनिट नहीं रहने वाली है, इट मींस इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। और हमें वैसे भी पता है कि रिलेटिव जो चीजें होती है वो यूनिटलेस होती है। जैसे मैं बोलूं रिलेटिव डेंसिटी, तो एक की डेंसिटी अपॉन दूसरे की डेंसिटी, राइट। तो दोनों का जो यूनिट है ग्राम पर ml कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वांटिटी विल बी यूनिटलेस। तो इसको बोल सकते हैं दैट टर्म इज इक्वल टू 1 AMU। तो मास ऑफ 1 एटम जो हमारे पास किसके अंदर आएगा इन AMU के अंदर होगा, अपॉन ये टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। तो AMU में कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टर्म, देखिए AMU से AMU मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो हम बोल देंगे मास ऑफ 1 एटम, और इसकी जो यूनिट रहेगी डिवाइड बाय 1 हमारे पास हो जाएगा, इसकी यूनिट नहीं रहने वाली, मतलब ये हो जाएगा इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस टर्म हमारे पास होने वाला है जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर हम सिंपली बोले एटॉमिक मास। नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं दैट इज, नेक्स्ट जो टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास के अलावा अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या एक मोल का मास जो होगा उसकी हम बात करने वाले। देखो the next term है that is ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कहो या एक एटम का मास, सॉरी एक मोल एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो जाएगा इट इज दी मास ऑफ 1 मोल एटम। एक मोल एटम जो रहेंगे उनके मास को हम क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी भी टर्म का ग्राम एटॉमिक मास अगर निकालना है तो देखिए बेटा ग्राम एटॉमिक मास अगर निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास वो क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम इनटू कितने एटम है हमारे पास 1 मोल। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 एटम, और ये कितने एटम का मास होता है 1 मोल, तो इंटू 1 मोल, 1 मोल कितने हो जाएंगे 6.023 या इंटू Na एटम्स हमारे पास हो जाएंगे। तो देखिए मास ऑफ 1 एटम हम किस यूनिट में लिखने वाले हैं AMU। तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछ लिया है फाइंड आउट फॉर ऑक्सीजन एटम, ठीक है ऑक्सीजन एटम के लिए हमें फाइंड आउट करना है। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम करके इनटू Na कर देंगे। फाइंड आउट फॉर ऑक्सीजन एटम अगर हम बात करें दैट इज पहला क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास अगर हमसे पूछा है। देखो पहले तो हम बात करेंगे एक एटम का मास जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है दैट इज 16। तो एक एटम का है तो यूनिट क्या होगी AMU। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक एटम का अगर हम मास लिख रहे हैं दैट विल बी 16 AMU, राइट। सेकंड मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है मास या मास ऑफ या एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं इसको मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, राइट। तो ग्राम के अंदर देखो एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मुझे करना है तो मैंने बताया था अभी एक्चुअल मास को हम क्या करते हैं इस AMU को किस में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम के अंदर। तो ये कितना हुआ देखो बेटा 16 AMU को क्या लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इस 1/Na की जगह क्या लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम विल बी दी एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन
मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है थर्ड चीज सपोज आपसे पूछ लिया है एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के बजाय मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, हमारा पता रिलेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12, तो वो कितना होता है 1 AMU। हमारे पास क्या होगा देखिए बेटा 16 AMU एक ऑक्सीजन एटम का मास अपॉन 1 AMU करेंगे तो AMU से AMU कैंसिल आउट, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो आने वाला है दैट विल बी 16। तो इसका अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी 60। नेक्स्ट अगर मान लो क्वेश्चन पूछा है आपसे व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हमें बताना, राइट। ग्राम एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इन ग्राम हमें लिखना चाहिए, राइट। तो आंसर तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि एक एटम का मास 1 मतलब AMU के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास विदाउट एनी यूनिट मास सेम रहने वाला है, और ग्राम एटॉमिक मास विल बी 16 होगा। अगर ऑक्सीजन होगा तो 16 ग्राम, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम उसके अंदर लास्ट में क्या यूज कर देंगे ग्राम यूनिट यूज करने वाले। देखिए जैसे अगर यहाँ पे निकालना है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 AMU इंटू क्या कर लेंगे एक मोल एटम होता है तो इंटू Na ग्राम, जितना होना चाहिए ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, राइट। अब AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा है 1/Na ग्राम के इक्वल होता है, इंटू Na ग्राम हो गया, तो Na से क्या होगा Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 16 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो है नंबर वो हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है जिस जिस टर्म में हमसे पूछा जाएगा यूनिट उसकी चेंज होती रहने वाली, राइट। सिंपली अगर पहली चीज में बात करूं, अगर आपसे पूछा है एक एटम का मास, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं सपोज ऑक्सीजन ही लिया जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 ग्राम। अगर आपसे बस एक और चीज पूछिए दैट इज एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या होगा 16 AMU होता है एक का, पर उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, इट मीन 1/Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम आ जाए, राइट। ये जो कुछ टर्म्स थे हमारे पास हम इनको यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, बार बार ये टर्म दिए होते हैं। सेम हमारे पास जो टर्म होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल भी आते हैं, जैसे व्हाइट मॉलिक्यूल का मास तो उसको भी हम किसमें लिखेंगे AMU के अंदर। अगर मैं बोलूं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो उसका भी क्या होगा यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल ही ले लिया हमने सपोज ऑक्सीजन, राइट। अब O2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा वो तो O2 होने वाला है। अब O2 का अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 32 AMU। अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, तो इसके लिए पहली चीज हम बोल देते हैं सपोज 1 O2 मॉलिक्यूल की अगर बात चल रही है तो एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32 AMU, राइट 32 AMU। अगर मेरे से पूछा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 तो वो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। सिंपली अगर हमसे पूछ लिया है एक्चुअल मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास कितना हो 32 AMU की बजाय 32 इंटू 1/Na, या फिर बोल दिया है एक्चुअल मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो वो कितना हो जाएगा 32 इंटू 1/Na ग्राम, मतलब 1/Na से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेंगे तो वो कितना होगा 32। तो आगे का नंबर सेम होता है, AMU ग्राम, ये जो यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पर से ध्यान रखना कि एक एटम का मास AMU में, रिलेटिव एटॉमिक मास विदाउट यूनिट, और ग्राम एटॉमिक मास के लिए हम ग्राम का टर्म यूज करने वाले हैं, या मॉलिक्यूलर मास होगा तो उसके लिए भी ग्राम का टर्म हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो तो यूनिट एक्सप्रेस करने के लिए, जो मास को एक्सप्रेस करने के जो यूनिट है वो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, राइट।
नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट टर्म, हाउ टू कैलकुलेट मोल। तो मोल कैलकुलेट करने का जो तरीका है या उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, हम जो टर्म यूज करते हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम मोल का यूज करते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, एट कुछ मास हमें दिया होगा, अपॉन मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास। तो हम क्या कर देंगे, जैसे मॉलिक्यूल होगा या मोलर मास बोल सकते हैं उसे आप, मोलर मास, या दैट इज एक मोल का मास अगर ये ग्राम में दिया होगा तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास हम लिख सकते हैं, राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास। सेकेंड जो हम मोल के लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, Na पार्टिकल्स, राइट। सपोज आपको दे रखा है x पार्टिकल, तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करके बोल सकते हैं कि सपोज Na पार्टिकल्स है तो हमारे पास मोल कितना होंगे, एक, x पार्टिकल में कितना हो जाएंगे, x बाय Na। एक और जो है सेकेंड फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करने का हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro number, that is Na, where Na is 6.023 या 22 into 10 to the power 23 हो जाएगा। एंड थर्ड जो मोल का फॉर्मूला है वो हम बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि मोल का जो फॉर्मूला होने वाला है थर्ड, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। ये फॉर्मूला आया कहां से वो मैं बताने वाला हूं बाद में, पर ये फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, एट एनटीपी। व्हाट इज एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसको भी अपन डिराइव करने वाले हैं, पर मेनली हम क्या करेंगे, ये तीन फॉर्मूले जो है यूज करने वाले हैं, राइट। चलिए तो अपन थर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहले कि ये आया कहां से है। देखिए थर्ड वाला जो फॉर्मूला है देखो, हम एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वैसे तो हम आगे जाके गैसेस स्टेट वाला जो चैप्टर है दैट इज गैसेस या स्टेट ऑफ मैटर, जिसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या गैसेस स्टेट, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज P into V is equal to nRT। अभी के लिए हम ये इक्वेशन याद रखेंगे, ठीक है। बाद में जो जाके गैसियस स्टेट के अंदर हम इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, तो अभी के लिए हम याद रखेंगे PV इक्वल टू nRT, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। और इस इक्वेशन के अंदर जनरली जो हम प्रेशर किसमें यूज करेंगे, ATM, एटमॉस्फेरिक यूनिट, और ATM और पास्कल का जो कन्वर्जन होता है वो हमें पता है। V दैट इज, V का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हम यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर वो किसमें होगी, लीटर के अंदर। यहाँ पे जो N टर्म होता है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल, और T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर हम किसके अंदर लिखने वाले हैं, केल्विन के अंदर। नेक्स्ट जो एक और टर्म है हमारे पास R जो होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस वाली इक्वेशन के अंदर जनरली जो हम R की वैल्यू यूज करते हैं वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखिए 0.0821, या फिर हम 1/12 से भी काम चला लेंगे। तो एक्चुअली में 12.18 होता है, और 1/12 से भी अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पर एग्जैक्ट अगर लाना है तो R इज इक्वल टू 0.0821 हम लेके आने वाले हैं। अब अगर R की यूनिट की बात करें तो देखो यहाँ से R की यूनिट क्या होगी, P इंटू V अपॉन NT कर देंगे। तो P क्या है, ATM, V वॉल्यूम, अपॉन N रहेगा तो क्या रहेगा, मोल, और टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट हो जाती है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। यूनिट्स का अभी हमें इतना यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू याद रखनी है दैट इज 0.0821, या फिर उसको 1/12 हम बोलने वाले हैं, राइट। तो अभी जो हमारे पास जो है थर्ड वाला जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, वो फॉर्मूला आता है एनटीपी और एसटीपी पे। अब एनटीपी एसटीपी का मतलब हम समझेंगे पहले तो क्वेश्चन में
एनटीपी अगर लिखा है किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंड्स फॉर, दैट इज एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 273 केल्विन, या फिर हम उसको बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पर हम यहाँ पे जो यूज करेंगे तो केल्विन होगा। और नॉर्मल प्रेशर जो होगा वो हम कितना लेंगे 1 एटीएम या 1 एटमॉस्फेरिक। कभी कभी जो वॉल्यूम दिया होता है उसके साथ में जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है एसटीपी। अब एसटीपी टर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बेटा, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर तो सेम होगा, दैट इज 273 केल्विन, बट यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा 1 बार। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना है कि एसटीपी पर जो प्रेशर होगा दैट इज 1 बार, और एनटीपी पे जो प्रेशर होगा दैट इज 1 एटीएम। अब एटीएम और बार में क्या रिलेशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एटीएम और बार ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। सिंपली हम ऐसा बोलते हैं कि 1 एटीएम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली, देखिए 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार के इक्वल होता है। तो देखिए 1.01325 बार या फिर 1 बार, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं फॉर्मूले के अंदर एनटीपी एसटीपी जब दोनों होता है तो ऑलमोस्ट सेम ही टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एनटीपी एसटीपी। तो अगर ये वाला जो टर्म है अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, फॉर एग्जांपल प्रेशर की वैल्यू मैंने रख दी 1, आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821 और टी की वैल्यू हमें पता है 273। तो ये टर्म नॉन है, ये नॉन हो गया और ये नॉन हो गया, तो बचे हमारे पास दो अननोन, दैट इज V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम डिराइव कर लेंगे। तो थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ से हम डिराइव करने वाले हैं। देखिए तो थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए एज एनटीपी अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा P की वैल्यू, देखो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर हमारे पास है 1, वॉल्यूम हमें V, एन निकालना है, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर है 273। अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा दैट विल बी 22.4। देखो n मतलब हमारे पास मोल, वो क्या हो जाएगा V जो वॉल्यूम है, पर इसमें लिखते हैं लीटर में, डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना आने वाला है 22.4। तो एनटीपी पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसका यूज करें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है एट एसटीपी, तो एसटीपी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है प्रेशर के अंदर। तो प्रेशर को अगर एटीएम में कन्वर्ट करने वाले हैं तो देखो इस इक्वेशन के अंदर भी तो डिफरेंस आएगा, 1 एटीएम आता है यहाँ पे प्रेशर, अब बार में दिया हमें एसटीपी, तो 1 बार कितना होता है 1/1.01325 एटीएम। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मोल इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.7। अब देखिए बेटा अगर एसटीपी पे ये फॉर्मूला है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर एसटीपी ही लिखा होता है, पर जो वॉल्यूम होता है वो इस तरह से दिया होता है कि इससे कैंसिल आउट हो जाता है या इससे डिविजिबल होता है। तो ऐसे में अपन 22.7 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वो एक छोटे से टर्म के लिए बहुत ज्यादा डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो एनटीपी या एसटीपी दिया हो, जनरली अगर आप ये भी टर्म यूज करते हो तो भी आंसर हमारा सही आ जाता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली हमें ये यूज करना पड़ता है जहां पे वैल्यू जो है इससे डिविजिबल दे रखी है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने दे रखा क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम दे रखा है मैंने 11.2 लीटर, तो अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मैंने लिख दिया है एट एनटीपी आपको नंबर ऑफ मोल बताना है, तो 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो कितना आंसर आएगा 1/2। अगर मैं उसको 22.7 से डिवाइड करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में
मैं लिख देता 11.2 लीटर एट एसटीपी अगर क्वेश्चन में लिखा होता, और 11.2 को अगर आप 22.7 से डिवाइड करेंगे तो इजीली डिविजिबल नहीं, इससे डिविजिबल है तो हमें पता है 0.5 या 0.5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा क्योंकि हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम देख लेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉल्यूम दे रखा है 11.35, तो वो इससे डिविजिबल देखिए, एनटीपी लिखेगा तो हम 22.4 यूज करने वाले हैं, और एसटीपी पे कितना होगा 11.35 अपॉन 22.7, तो कितना होगा 1/2 मोल, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो हम एक साइड में लिख लेते हैं कि फॉर्मूले हमारे पास कौन सी यूज करेंगे। नंबर 1 फॉर्मूला कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हम बात करें गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के अलावा मोल का फॉर्मूला सेकेंड वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, एंड थर्ड फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एनटीपी एसटीपी पे, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 या फिर 22.7 एट एनटीपी या एसटीपी। जो क्वेश्चन में दिया होगा एसटीपी होगा तो 22.7 यूज कर लें, राइट। इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles present in following। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर सपोज आपको दे दिया है 40 ग्राम NaOH, इसके अंदर हमें मोल निकालने हैं। देखिए 40 ग्राम NaOH हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मान लो हमारे पास गिवन है, या पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 40 ग्राम NaOH दे रखा है, इसके अंदर हम मोल निकालने हैं, तो हमें मास ग्राम में दे रखा है, इसमें से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके मोल हो जाएंगे, देखो गिवन मास कितना है 40 अपॉन NaOH का अगर मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें तो Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 40, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 मोल विल बी दी आंसर। सिमिलरली अगर आपसे इस तरह से पूछा है 245 ग्राम ऑफ KClO3, ये दे दिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपाउंड है। 245 ग्राम ऑफ KClO3, इसे बोला जाता है बेटा पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है दैट इज KClO3, तो हम पहले KClO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो K का होता है 39, Cl का होता है 35.5 और ऑक्सीजन का होता है 16, पर 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 42, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 122.5। तो हमें मोल निकालने हैं यहाँ पे, तो मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास 245 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 122.5 दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें दे रखा है सपोज इन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, आपको 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रखी है, इसके अंदर मोल निकालने हैं, तो मोल कितने हो जाएंगे, पर क्वेश्चन में लिखा है साथ में एट एनटीपी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, मतलब थर्ड वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा 5.6 अपॉन 22.4, तो ये इससे कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आंसर विल बी 1/4 या फिर 0.25 मोल हमारे पास हो जाएगा। चलिए हम दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी हमें मोल निकालने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 5.6 अपॉन 1/4 दैट इज 0.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सपोज आपको बोल रखा है
1.2046 into 10 to the power 25 CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ये आपको दे रखे हैं। इनके अंदर हमें मोल निकालने हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर हम कर देंगे तो मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 into the power 23। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं 0.2 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। और 23 से ये 25 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, मतलब सॉरी 10 to the power 2 से बचेगा 0.2 into 100 मतलब मोल आ जाएंगे हमारे पास 20 मोल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम दिया हो या आपको सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो, गिवन मास दिया हो, तो इस तरह से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह कैलकुलेट करना है तो उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एक्सेट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स एक्सेट्रा हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंपली एक चीज बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं जेड और यहाँ पे लिखते हैं ए। देखिए जेड का मतलब क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर, और ए का मतलब हो जाएगा हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास, उसका जो हो जाएगा मास नंबर हमारे पास होने वाला। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। तो मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जेड, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जेड है, लेकिन वो न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ चार्ज लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने +1 कर दिया, इट मीन्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। -2 कर दिया है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन Z+2। अगर यहाँ पे 3+ लिखा है, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो एटॉमिक नंबर -3 कर देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज क्या आता है, प्लस, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो चार्ज क्या जाता है, नेगेटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है, आयन होंगे तो वेरी कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से। बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन विल ऑलवेज रिमेन सेम एज द नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर ही रहने वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हो जाएंगे एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज ए माइनस जेड हमारे पास हो जाएंगे। या हम बात करें, देखिए अगर हम मास की अगर बात करते हैं तो कोई भी जो एटम होता है उसका मास जो है वो डिसाइड कौन करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि वो होता है इन पावर ऑफ 10 to the power -31, और इन दोनों का मास आता है इन पावर ऑफ 10 to the power -27। तो -27 जो पावर वाले हैं वो 31 वाले से ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स हेवियर होते हैं, इसलिए हमारे पास जो हम इसका मास इंक्लूड नहीं करते, इन दोनों पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास तरह से आ जाने वाले। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये मैं टर्म हटा रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले पहले, तो सपोज आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है आपको Na+, इसके अंदर आपको Pn प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन रहेंगे वो तो कितना हो जाएंगे 11, इतना मास एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन जो रहने चाहिए इसके अंदर वो कितने होने चाहिए, वो भी 11 होने चाहिए थे।
पर अभी एक प्लस चार्ज है, इट मींस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज 10। और अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11, वो कितना हो जाएगा दैट इज 12, ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछ लिया सपोज SO4 2 माइनस दिया है, तब ये क्या है H2SO4 से बना है, राइट। SO4 2 माइनस इसके इंडिविजुअल एटम के अंदर अपन निकालेंगे, जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर के अंदर अगर हम देखें तो अगर मैं टोटल प्रोटॉन गिनता हूं पहले सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, लेकिन कितना ऑक्सीजन है हमारे पास 4, राइट। तो चारों ऑक्सीजन के अंदर 8-8 प्रोटॉन होंगे, तो कितना हो जाएंगे 16 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 32 प्लस 16 तो कितना हो जाएंगे ये 48। एक मॉलिक्यूल के अंदर 48 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है सॉरी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो, देखिए कि इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए, जितना है उतना ही होना चाहिए जितना प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, लेकिन जो अगर चार्ज कुछ है तो हम उससे प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितने होने चाहिए थे 48 होने चाहिए थे, पर 2 माइनस चार्ज इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन और अंदर आ चुके हैं, तो अभी कितना हो जाएगा प्लस 2 कर दिया तो 50 इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे सॉल्व कर सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 32 माइनस 16 कितना हो जाएंगे 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 16, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8। लेकिन फिर से वही बात करते हैं कि 4 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, हर ऑक्सीजन एटम में 8 न्यूट्रॉन होने चाहिए, तो 4 into 8 ये कितना हो जाएगा 48। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर या एक एलिमेंट है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया, राइट। जैसे मान लो और क्वेश्चन आ गया आपके पास PO4 3 माइनस, ये आपको बोला है इसके अंदर निकालना है। देखिए इसके अंदर प्रोटॉन की बात करेंगे तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 15 तो फास्फोरस के अंदर प्रोटॉन, ऑक्सीजन का जो है वो कितना होता है 8, तो 8 into 4, तो इसके अंदर कितना हो जाएंगे देखो बेटा 32 प्लस 15, 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा 47। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 47 होने चाहिए थे, प्लस 3 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितना हो जाएगा ये 50। और न्यूट्रॉन की बात करें तो अब देखो फास्फोरस जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31 होता है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 31 माइनस 15 दैट इज 16। और ऑक्सीजन का तो अभी हमने निकाले था 16 एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 16 माइनस 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4, तो ये कितना होगा 32 प्लस 16 दैट इज 48। ये हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के नंबर हमने एक मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अभी हमसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एक अमाउंट दिया होगा या कुछ मोल दिए होंगे, उन मोल अमाउंट के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। चलिए तो इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, देखिए यही सब निकालने वाले हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने होंगे तो वो क्या होंगे मोल इनटू एन। सपोज मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे मोल इनटू एन, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कहीं पूछे हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू क्या हो जाएंगे बेटा मोल इनटू एन। देखो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल इनटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब मोल इनटू एन, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो। देखिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको H2O मॉलिक्यूल दे रखा है, अब H2O का एक मॉलिक्यूल है, अब इस एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 एटम से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन और 1
ऑक्सीजन। तो इसकी जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये कितने एटम से मिलकर बना है? 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। अगर मैं लिख रहा हूँ H2SO4, तो H2SO4 जो है उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4 और 3 7 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो वो हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर इसमें 7 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होने वाले। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका तो वही रहने वाला है, मोल इंटू एन है। पर मान लेते हैं उस एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसको, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी मोल into Na, that is the number of molecules into atomicity। उसको हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे याद रखेंगे एटॉमिसिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, दैट विल बी द एटॉमिसिटी। चलिए थर्ड आपसे पूछ लिया है सपोज क्वेश्चन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपको बताना है क्वेश्चन में। फिर से वही चीज, मोल इंटू Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता लग जाएंगे, मोल इंटू Na तो वो बता देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या एक अगर एलिमेंट जो भी आपको दिया है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल, उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, अगर वो निकालने तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उस टर्म से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है तो मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, या इंडिविजुअल एटम का पूछा है तो इंडिविजुअल एटम के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे पास, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो यही है, सिंपली हमने क्या किया? मोल इंटू Na किया और उसके बाद जो है टर्म्स में मल्टीप्लाई करते गए और उसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलिए अब हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है, हमसे पूछ लिया है आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.8 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। अब इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? मोल इंटू Na इंटू, देखो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है H2SO4 की? 4 5 और 2 7, तो इंटू 7, तो मोल कितने होंगे? देखो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आपको मास दे रखा है तो गिवन मास कितना है? 9.8 मिली, मतलब होता है 10 टू द पावर -3 ग्राम अपॉन 98 इंटू Na इंटू 7। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो 10 टू द पावर -4 7 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू Na, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे?
मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, और एटोमिसिटी H2SO4 की कितनी है यहाँ पे 7। देखिए मोल कैसे निकालेंगे बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो आता है 98। देखो H का होता है 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 98। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू Na, या अगर Na की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 6.02, 3 इंटू 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 42.14 इंटू 10⁻19। इसको लिख सकते हैं या फिर 4.2 इंटू 10⁻8 कितना हो जाएगा हमारे पास 20, राइट। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपको बोला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 51 ग्राम NH3। अमोनिया दिया है आपको 51 ग्राम, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करें, अमोनिया का जो एक मॉलिक्यूल है इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं वो पता करते हैं, राइट। अब देखो नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। तो इसके अंदर अगर न्यूट्रॉन कितने हैं 14 माइनस 7 7। हाइड्रोजन जो होता है, इसको मैंने लिख दिया नाइट्रोजन अलग 7 14, हाइड्रोजन जो है उसको 1 और 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1, नाइट्रोजन का 7 और मास नंबर 14। तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा 14 माइनस 7, इसमें क्या होगा 1 माइनस 1 0। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 7। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन NH3, तो वो क्या होंगे बेटा मोल इंटू Na इंटू एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन हमारे पास NH3 के अंदर, दैट इज 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, राइट। हर बार 7 नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में एटॉमिसिटी 7 थी, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 है, राइट। देखो मोल कैसे निकालेंगे आप, मोल के लिए आपको मास दे रखा है, तो फॉर्मूला नंबर 1 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना होगा देखो 51 अपॉन NH3 का एटॉमिक मास, तो सॉरी मॉलिक्यूलर मास, N का होता है 48 और हाइड्रोजन का 3, तो कितना है 17 इंटू Na, और Na की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 7। तो कितना होगा देखो, डिवाइड करेंगे 3 तो कितना होगा देखो 7 इंटू 3 21 और 21 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। आपको एक जो फॉर्मूला दे रखा है एकदम दूसरा फॉर्मूला, जो दो फॉर्मूले का एक साथ यूज करके या वॉल्यूम से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।